वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जे। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 5 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले बच्चों हमने इसका मॉडल पेपर 1, 2, 3 और 4 है, चारों ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर 5 रहेगा जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहेगा। पेपर आपका गणित का रहेगा। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का मिलने वाला है। साथ ही पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर ये आपका 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है जिसके अंदर आपको टोटल 18 एबेसदे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है तो टोटल आपको 18 नंबर के एबेसदे पूछे जाएंगे। 400 के बाजे गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लें। 400 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 200 बार। फिर वापस 2 का भाग 100 बार। 100 में भी 2 का भाग 2 कितनी बार? 50 बार। 50 में 2 का भाग 25 बार। और 25 में बच्चों 5 का भाग ही जाए कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर बोला है गुणनफल यानी 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी है? 2 है। तो इनकी घात को ही जोड़ना है। तो 4 और 2 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 6। तो पहले का जो आंसर होगा वो आपका 6 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, इसने बोला है अगर कोई संख्या है 245 और 1029 से भाग दो तो 5 बचेगा। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों में से 5 5 माइनस कर लो। 245 में से 5 घटो कितना आ जाएगा? 240। 1029 है उसमें से भी आप 5 कम कर दो कितना बचेगा? 1024। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। यानी 240 बच्चों हम डायरेक्ट ही कर लेते, 240 और 1024। चलो सीधा ही हम 2 का भाग दे लेते हैं। कितने बार जाएगा? 120 बार। यहाँ भाग दोगे 512 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? इसमें 60 बार, इसमें जाएगा 256 बार। फिर वापस 2 का भाग दो, इसमें 30 बार, इसमें जाएगा 128 बार। वापस 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 15 बार। और इसमें जाएगा 64 बार। अब बच्चों दोनों ही संख्या अलग है, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो बच्चों अब कैसी भी संख्या हो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चों सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 2 की पावर 4 यानी कितना होता है बच्चों यहाँ पर? 16। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 16 होगा। तीसरा सवाल है कि बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ये कितनी जगह इसको विभाजित कर रहा है x x को? तो 1 और 2, यानी आपको इस x वाली लाइन को कितनी जगह काट रहा है ये? 1 और 2 जगह। तो आंसर कितना होगा इसका? 2 होगा। फिर बोला है कि यहाँ पर 4x प्लस 3y है। तो आपको क्या करना है, x की जगह तो 3 रखना है, y की जगह -2। तो k का मान कितना आएगा? 4x प्लस का 3y माइनस का k बराबर 0। तो हम यहाँ पर करें 4x प्लस का 3y बराबर का k। तो x की जगह 3 रखो तो 4 × 3, y की जगह -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और माइनस का 6 बराबर k। तो 12 में से 6 गया तो 6। तो k का मान कितना आएगा हमारे पास? 6 आएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 6 होगा। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला है अगला पद क्या होगा। यानी यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 था। देखो सबसे पहले आप डी का मान निकाल लो, यानी 3√2 है, इसमें से 3 को माइनस करो। इसका मतलब क्या हो रहा है? √2 डी का मान हो गया। तो ये जो वाला पद है ये तो हमारा a1 हो गया, a2 a3। अगला क्या निकालना आपको? a4 a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है? 3 × √2। तो अगला पद क्या होगा आपका? जो पद होगा 3 + 3√2 होगा। समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर है। प्रथम पद कितना है? -5 है। अब 1 है, इसमें से इसको माइनस करो तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। कितना आ जाएगा? 4, यानी -5 और 4। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। एक बार बच्चों इनको हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी रहे। अगले सवाल की बात करें। यहाँ पर अगला जो सवाल दिया गया था हमें क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको बोला है कि DE यानी ये वाली भुजा है BC के समानांतर है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो अनुपात है वो इसमें क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं। पहला है AD/BD।
AD बटे हुए BD, चलो ये भी सही है। AE बटे हुए EC, ये होगा क्या, अगले बोला है तो बिल्कुल सही है बच्चों। ये भी दूसरा है AD बटे हुए AB, पूरा भाग है, बिल्कुल सही है। AE बटे हुए EC, ये भी सही है। फिर बोला है BD बटे हुए AB, तीसरा बोला है CE बटे हुए AC। तो हमने बच्चों यहाँ पर तीनों अनुपात है, तीनों ही क्या है, सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है बिंदु A और B रेखा मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे हुए 2। तो बच्चों इसको और इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर बात करें तो x प्लस 4, 6 माइनस x बटे हुए 2, x से x कट गया, 6 4 कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग तो कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे ही y का मान की बात करें तो y प्लस 5, इसमें जोड़ दो 3 माइनस y बटे हुए कितना हो जाएगा 2, y से y कट गया तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में 2 का भाग तो कितना आएगा 4, यानी x का मान तो 5 और y का 4 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। अगले में बोला है कि कोस A का मान आपको दे रखा है। तो बच्चों कोस A का मतलब क्या हो गया, आधार बटे हुए कर्ण। तो हम यहाँ पर चित्र बना लें, तो इसको A B और C बना दिया। इसका मतलब है कितना दिया हुआ है 12 और 13, इसका मतलब आधार तो 12 है, कर्ण 13 है। तो आपको लंब निकालना है, तो बच्चों पाइथागोरस से कितना आएगा, ये आपका 5 आएगा। अब आपको साइन A निकालना है, तो साइन का मतलब होता है लंब बटे हुए कर्ण। लंब तो कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, तो 5 बटा 13, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो एक मीनार वाला सवाल दिया गया है। देखो बच्चों इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है का आंसर 5 बटे 13 था। के अंदर की एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलो बच्चों चित्र बना लें, A B और C। तो यहाँ पर बोला है 100 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी कितनी देर की है 100 मीटर, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री। तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों ये किसका सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो tan का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री का कोण दिया है 60 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पर h है, आधार कितना है 100 है, तो tan 60 का मान होता है √3 h बटे हुए 100, वजन गुणा कर लो तो h का मान कितना आ जाएगा 100 √3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वृत्त के व्यास पे सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। तो बच्चों ये हमारे पास वृत्त है, इसके दोनों तरफ हमने क्या खींच दी बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको व्यास बनाना है, तो हमने ये व्यास बना दिया, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो बच्चों ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर T और TB स्पर्श रेखाएं आपस में 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि AOB का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ये वृत्त हो गया, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये y बिंदु T है, ये A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पर जो इसका केंद्र है वो O है, और यहाँ पर बोला है कि ये कोण कितने डिग्री का है 70 का, और हमें पता है ये स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या पर लंब होगी 90 डिग्री, ये वाली भी कितनी होगी 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है AOB, उसके बाद 90 डिग्री 90 डिग्री और कितना हो गया 70, ये किसके बराबर होगा 360, क्योंकि AOBT क्या है एक चतुर्भुज है। तो बच्चों कितना हो गया कि AOB प्लस 18, ये कितना हो गया 250 बराबर 360। तो जो हमारा AOB है इसका मान होगा 360 में से 250 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका आंसर होगा 110 डिग्री। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितने डिग्री होता है। तो बच्चों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये वृत्त है, इसके मैंने 4 भाग कर दिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है। तो बच्चों ये प्रत्येक का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो बच्चों अर्धगोला है तो यहाँ पर कितना होगा 3 पाई r², और अगर यहाँ पर बच्चों कुल पृष्ठीय की जगह वक्र पृष्ठ पूछता है तो क्या होता है 2 पाई r²। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको घन की भुजा बतानी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो एक घन होता है, कितनी भुजाएं होती है उसमें 6 होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 6a² बराबर कितना दिया है 486। तो देखो 6 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 6 4 6 एकम 6, यानी a² बराबर कितना हो गया 81।
तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि 81 किसका वर्गमूल है, 9 का। तो a बराबर कितना होगा हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें, जो 15वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर होगा 9। x का मान ज्ञात कीजिए, यानी 4 संख्या दी, इनका माध्य 9 है, इसका मतलब है कि 5, 7, 9 प्लस x को जोड़ू, कितनी संख्या है, 4, इनका जो माध्य है वो कितना है, 9 है। तो 9 7 कितने हो गए बच्चों, 16, यानी कितने हो गए, 21 प्लस x बराबर 4, 9 है। तो 21 प्लस x, 4 इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 36। तो x बराबर 36 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वो मान आएगा बच्चों आपका 15 आएगा। तो आंसर क्या होगा, 15। तो बहुलक की वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो आपको यहाँ पर बतानी है, कि आपको बोला है कि बहुलक दे रखा है, मैं बहुलक वर्ग की बारंबारता है, यानी आपको क्या करना है, f1 का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अपना सूत्र में क्या था, f1 f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, इसका मतलब जो वर्ग अपन सेलेक्ट करते हैं उसकी बारंबारता बतानी है। तो f1 का मान कितना है, 15। तो आंसर कितना होगा, 15। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा है कि किसी के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता वो 1 के बराबर होती है। 1.1 तो 1 से भी ज्यादा हो गया, यानी 0 और 1 के बीच मान होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका 1 से भी ज्यादा है, तो ये मान कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, 1.1 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो इसके अंदर आपको टोटल 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो पहला सवाल है 3x² माइनस का 2x प्लस 4 के मूल होंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल को हल करने की, तो देखो 3x² माइनस का 2x प्लस का 4 है। ए की बात करें कितना हो जाएगा, 3। बी की बात करें कितना हो जाएगा, माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू निकालनी है। बी का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4a इंटू सी, तो 4 माइनस कितना हो गया, 16 48 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 44। तो बच्चों माइनस में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर जो आपके मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, काल्पनिक। अगला सवाल है यहाँ पर कि a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, तो ap का nवां पद होगा, क्या होगा बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है इसका मान कितना होगा। तो बच्चों cos 60 की बात करें, तो cos 60 का मान sin 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर, sin 60 का मान होता है 3/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3/2 कितना हो जाएगा, 4। 4 एलसीएम लेके कितना आएगा, 1 प्लस 3, यानी 4/4 कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है, तो वो क्या होगा बच्चों, आपका समकोण होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, समकोण। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बच्चों, ये तो अभी अवैधर्मी था, समांतर होती है। अगली बात करें, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। होने की तो 1 होगी, निश्चित की अनिश्चित की क्या होगी, 0 होगी। अगला सवाल है यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है 12 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों 12 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू फिर वापस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर तो 2 और कितना हो जाएगा, 3। अगली बात करें 20 की, तो 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर तो 2 और कितना हो जाएगा, 5। अगर इसका एलसीएम निकालें तो कॉमन है 2 की पावर 2, जो कॉमन नहीं है उसको वैसे ही लिख दो। एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमन है 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 2 की पावर 2, 4 और 15, तो कितना हो जाएगा, 60। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो तो 60 होगा और जो एचसीएफ होगा वो हमारा 4 होगा। अगला बोला है कि संख्याओं 44 और 99 का एचसीएफ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले 44 है, यानी 2 के पहाड़े में आएगा कितनी बार, 22 बार, फिर 2 के पहाड़े में 11 बार, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर तो 2 और कितना हो गया, 11। इसी प्रकार 99 की बात करें तो 3 का भाग जाए कितनी बार जाएगा, 33, फिर 3 का भाग 11 बार, तो कितना हो जाएगा, 99, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 11। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 11 है,
तो आंसर कितना हो जाएगा 11। अगला है एक द्विघात बहुपद का शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर x का स्क्वायर 3x प्लस का k है, तो आपको क्या करना है x बराबर 3 रखने पर इस समीकरण में आपको क्या करना है, x की जगह 3 रखना है, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस का k, तो 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो गया 9 प्लस का क्या हो जाएगा k, तो 0 बराबर 18 प्लस k, तो 18 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो k का मान कितना आएगा माइनस का 18 आएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि आपको a1 बटे हुए a2 b1 बटे हुए b2 c1 बटे हुए c2 पे तुलना ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि संगत है या असंगत। तो देखो 4 बटे हुए 3x प्लस 2y, 8 को इधर लाएं किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ऐसे अगर बात करें दूसरे वाले समीकरण की बच्चों, यहाँ पर देखो 2x प्लस का 3y बराबर माइनस का कर लो बच्चों, इसको इधर ले आओ तो 0। a1 की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 4 बटे हुए 3, b1 की वैल्यू कितनी होगी 2, c1 की वैल्यू कितनी होगी -8। ऐसे ही a2 की बात करें तो 2, b2 की बात करें तो 3, c2 की बात करें तो माइनस का 12 हो गया। अब आप इनका अनुपात निकाल लो, a1 बटे हुए a2, तो 4 बटे हुए 3, उसके बटे हुए में कितना आ जाएगा 2, तो नीचे वाली भिन्न गुणा हो जाएगी, तो 3 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4 बटे हुए 6, 2 की टेबल से काट दो 2 बटे हुए 3। इसी प्रकार b1 बटे हुए b2, तो b1 का मान तो 2 है, b2 का मान 3 है, कितना आ गया 2 बटे हुए 3। ऐसे c1 बटे हुए c2 यानी माइनस का 8 बटे हुए माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया यानी 8 बटे हुए 12, 4 की टेबल से काट दो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 2 बटे हुए 3। तो सारे बच्चों यहाँ पर जो मान आए हैं वो हमारे सारे ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये क्या होगा, हमारा समीकरण होगा वो समपाती होगा और संगत होगा। तो a1 बटे हुए a2 बराबर हो गया b1 बटे हुए b2 c1 बटे हुए c2, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या बच्चों संगत है, क्या हो जाएगा संगत है। अगली बात करें, एक समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद a है, सार्वअंतर d है, तो पांचवा पद है वो इसका क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो अंतिम पद होता है an प्लस a प्लस n माइनस 1 और d, पांचवा पद पूछा है या तो n का मान कितना रख दो 5, तो a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 और d हो जाएगा, तो a प्लस क्या आ जाएगा 4d। तो पांचवा पद कैसे निकलेगा a प्लस 4d। अगले सवाल की बात करें, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। पहली बात करें यहाँ पर तो ये तो हो गया a, ये क्या हो गया b, a का मतलब हो गया माइनस a और a है, b की बात करें माइनस a और माइनस a। तो देखो अगर वैल्यू निकालें हम, इसका सूत्र क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। xt की वैल्यू कितनी हो गई माइनस a, इधर भी माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का, इसका वर्ग कर दो माइनस a और माइनस a का वर्ग। तो यहाँ पर तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 और a मिलके हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो हमारा क्या बच गया 4a स्क्वायर। तो 4 किसका होता है 2 का, और बच्चों a स्क्वायर किसका हो जाएगा a का, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 2a आएगा। अगला बोला है यहाँ पर मान निकालना है, तो 2 की जगह 2, tan 45 का मान कितना होता है 1 का वर्ग कर दो प्लस cos 30 यानी sin 60 का मान कितना होता है √3 बटे हुए 2, cos 30 का होगा, sin 60 का मान होता है √3 बटे हुए 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 प्लस 3 बटे हुए 4 और ये भी हो जाएगा 3 बटे हुए 4, तो दोनों आपस में कट गए, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। फिर बोला यदि बिंदु R से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर RA RB स्पर्श रेखाएं थीटा के कोण पर हो झुकी हुई हो, तो AOB 40 हो, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम वृत्त बना करके करें, देखो यहाँ पर यहाँ पर बोला है कि बिंदु R से O वृत्त, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों O क्या हो गया केंद्र हो गया, एक बिंदु तो हमारा A दिया है, A क्या दिया है यहाँ पर B दिया है, फिर यहाँ पर ये जो कोण है ये आपको 40 डिग्री दिया है। तो हमें पता है बच्चों कि यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज AOABR में चारों कोण को जोड़ो AOB प्लस बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करें
इस कोण को हमने क्या माना, यहाँ पर बोला है कि थीटा पे झुका हुआ है, तो 90 प्लस क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 360 डिग्री। तो ए और बी का मान 40 है, ये 90 प्लस थीटा बराबर 360 है। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 4 22 प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 में से अगर मैं 220 को माइनस करूं तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहाँ पर r बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का कोण है, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बताइए। तो बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर अगर बात करें चाप की लंबाई, तो L बराबर क्या होगा, पाई 2 पाई r थीटा बटे वे 360। तो यहाँ पर 2 को काटो, कितनी बार कटेगा, 180। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा पाई r थीटा बटे वे 180। तो पाई का मान तो हो गया 22 बटे वे 7, r का मान कितना दिया है, 14, थीटा का मान 90 बटे वे 180। कितनी बार कटेगा, 90 की टेबल से 2 बार, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से 2 भी कट गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। बच्चों आज हम सारे सवालों को हल करके देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर कुछ क्वेश्चन जो आप समझाते हो केवल, और जो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर की में दे रखा है, तो बच्चों वो समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है। तो बच्चों मैं वो आंसर भी बता दूंगा, एक बार अपन पहले हल कर लेते हैं तीसरे सवाल को। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो r का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। एक चाप का केंद्र पर जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होगा, यहां पर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे वे 360। तो देखो पाई का मान तो 22 बटे वे 7, r का मान 7 है, 2 बार लिख दो, थीटा का मान 60 बटे वे 360। कितनी बार कटेगा, 6 बार, 7 से 7 कट गया, तो ये तो बच गया 22 इंटू 7 बटे में कितना हो गया, 6, 2 की टेबल से काट दो 11 बार और 3 बार, कितना आ जाएगा हमारा 77 बटे में 3। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा 25.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है यहाँ पर इसका माध्यक और बहुलक दोनों आपको निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम में आपको लिखने पर तो बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 है, 5 है क्या यहाँ पर है, 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 2 बार है, उसके बाद 11 है। तो पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर n प्लस 1 बटे हुए 2 वह पद क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो पद कितने हैं, 9 है, तो 9 प्लस 1 बटे हुए 2 वह पद। तो यहाँ पर हो गया हमारा 10 बटे हुए 2, यानी कौन सा हो जाएगा बच्चों, 5वां पद। तो आप किधर से भी गिनो, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो जो इसका माध्यक होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास इसका जो माध्यक तो होगा 6। कितना हो जाएगा बच्चों, माध्यक तो है 6। और बहुलक की बात करें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो कौन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो सम संख्या कौन कौन सी है, प्रथम 10 लेनी है। तो यहाँ पर देखो सम संख्या हो जाएगी हमारी, अगर बात करें तो पहली संख्या हो गई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और कितना हो जाएगा बच्चों, 20। अब यहाँ पर इनका माध्यक निकालना, माध्यक का मतलब इन सभी को जोड़ करके आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो इसको बच्चों करने का एक तरीका और है, आप क्या करो यहाँ पर, तो बच्चों ये जो सवाल है इसको हमें नॉर्मल तरीके की बात करें तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूं, इन सभी को आपको क्या करना है, ये जितनी भी संख्या दी है सभी को आपको जोड़ करके क्या करना है, यहाँ पर 10 संख्या तो 10 का भाग देना है। तो आप तरीका एक और कर सकते हो, अगर मैं क्या करूं यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है कि 2 4 6 इस प्रकार से ये जो संख्या है कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक।
टोटल संख्या भाग किसका देना है बच्चों, आपको यहाँ पर 10 का भाग देना है। तो देखो अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस ये कितनी हो गई 10 संख्या, नीचे कितना है आपका 10 है। तो देखो लगातार प्राकृत संख्याओं का सम का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख दूं n प्लस 1/2 और नीचे कितना है 10 है, 2 से 2 कट गया। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 10 पद है, तो 10 में 1 जोड़ो 11/10, तो 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आएगा बच्चों 11। अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका बच्चों यहाँ पर जो सम आएगा वो आएगा 110, फिर उसको 10 से काटोगे तो भी कितना आएगा 11। लेकिन बच्चों इतना बड़े तरीके से वहां पर नहीं करना है क्योंकि आपको बच्चों वहां पर टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, तो आप सरल तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मैं अब इनके आंसर भी दिखा दूं आपको एक बार। तो तीसरे का पहला वाला था, फिर दूसरा था बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है। आंसर बच्चों सेम ही है, आप कोई सा भी तरीका काम में ले सकते हैं यहाँ पर। बच्चों सभी के आंसर हो गए यहाँ पर। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर की बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो यहाँ पर बोला है कि इसके शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो देखो हमारा यहाँ पर दिया है px बराबर टी स्क्वायर माइनस का 15, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर ये 15 उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो टी की वैल्यू इधर वर्ग है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके किस में लिख देंगे रूट में, यानी टी का मान कितना आ जाएगा, एक तो रूट में 15 प्लस का होगा और एक रूट 15 किसका होगा बच्चों यहाँ पर माइनस का होगा, तो 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बात करें जांच की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a। बच्चों आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, अल्फा का मान तो रूट 15 हो गया और जो बीटा है उसका मान माइनस का रूट 15 है। अब इसमें से abc की वैल्यू निकालो, a बराबर तो कितना हो गया 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का, बच्चों यहाँ पर b बराबर कुछ भी नहीं दिया है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो गई, और जो अगला पद है c उसका मान दिया है माइनस का 15। तो यहाँ पर देखो वैल्यू रखो, अल्फा का मान कितना है रूट 15 माइनस का रूट 15 माइनस का b बटा a। तो बच्चों यहाँ पर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको बोला गया है दोनों को आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक सेकंड, आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना था जोड़ना था। चलो बच्चों इनको जोड़ लेते हैं। देखो ये जो दोनों वैल्यू दे रखी थी इन दोनों को आपको क्या करना था जोड़ना था। रूट 15 की बात करें फिर आ जाएगा माइनस का रूट 15 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, b की वैल्यू बात करें, b की वैल्यू कितनी दी है हमें 0 दी है, b की वैल्यू 0, a का मान कितना 1 है, 15 में से 15 गया तो 0/0 बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें शून्यांकों का गुणनफल, अगला हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। बच्चों गुणनफल का मतलब हो गया कि अल्फा बीटा है वो किसके बराबर होगा c बटा a। तो देखो अल्फा का मान तो कितना है रूट 15 है, इसका मान कितना है माइनस का रूट 15, सी का मान है माइनस का 15, ए का मान है 1, तो रूट 15 क्या बन जाएगा बच्चों 15, क्योंकि रूट हट जाएगा और माइनस का चिन्ह बराबर -15। बच्चों दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बराबर। यहाँ पर बोला है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके या आपको यहाँ पर इनके हल निकालने हैं, संभव हल है तो आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो बच्चों विलोपन का मतलब है किसी एक चर के मान को बराबर करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम बोले तो हम बच्चों इस सवाल को विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। देखो सबसे पहले हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 8, 4x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया 7। अब तो आपको किसी एक चर की वैल्यू बराबर करनी है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा बच्चों ऊपर तो ये क्या हो जाएगा पूरा मान बराबर हो जाएगा। तो देखो पहले वाले समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या बनेगा 4x प्लस का 6y बराबर 8 दूनी कितना हो गया 16, नीचे वाली वैल्यू सेम ही रहेगी बराबर कितना हो गया 7, चिन्ह चेंज कर लो, ये भी माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, तो बच्चों ये सारे कट गया तो 0 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो बच्चों ये कभी भी संभव नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों ये कथन कोई हल नहीं है, इसका क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है। अगली बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने पद है ये आपको बताना है। तो प्रथम पद यानी a का मान कितना हो गया 7,
डी का मान कैसे निकलेगा, 13 में से 7 गया तो डी का मान आ जाएगा 6। अंतिम पद कितना दिया है हमें, 205 दिया है। बच्चों यहाँ पर अंतिम पद हमें 205 दिया है, तो ए एन वाला सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान है 205, ए की वैल्यू हो गई 7, एन की वैल्यू हमें पता करनी है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो 205 7 प्लस, यहाँ पर अगर बात करें बच्चों इस 7 को अगर हम उधर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा, ये 7 माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और 6, इन दोनों को घटाओ 198 बराबर एन माइनस 1 और 6 बच्चों गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में एन माइनस 1। तो 6 के टेबल से काट लो 3 बार और 3 बार, कितना जाएगा एन माइनस 1। तो ये जो 1 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, एन बराबर कितना आ जाएगा 34। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा 34। अगले सवाल की बात करें बच्चों, अगला सवाल है कि आकृति दे रखी है आपको कि त्रिभुज ए बी ई, यानी ए बी ई सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज ए सी डी के। बच्चों यहाँ पर आपके दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो आपको बताना है कि ए डी ई और ए बी सी दोनों क्या होने चाहिए, समरूप। तो चलो बच्चों इसका आंसर हम यहीं से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखा था, अगर हम यहाँ पर बनाएं इसको, तो हमें दे रखा था कि ए बी सी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो दो चीजें मिला रखी है बीच में, एक सेकंड बच्चों, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया। फिर इनको बच्चों यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मिलाया गया है, डी को तो सी से मिलाया गया है और बी को ई से मिलाया गया है। तो चलो हम भी मिला लेते हैं बच्चों यहाँ पर दोनों को, अगर हम मिलाएं बच्चों यहाँ पर, डी को तो आपको सी से मिलाना है, डी को तो सी से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया कि ए बी ई है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या दे रखा है, समरूप सर्वांग सम दे रखा है। आपको बताना है कि जो ऊपर वाला ए डी ई है वो ए बी सी के क्या होना चाहिए, समरूप, सर्वांग सम तो दे रखा है। तो दोनों अगर सर्वांग सम है तो बच्चों क्या क्या होगा कि यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो ए बी भुजा है बड़ी वाली, ये किसके, ए सी के बराबर होगी, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, सर्वांग सम की बराबर होती है। ऐसे ये जो छोटा वाला भाग है ए डी है, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं जी ए बी बटे हुए ए सी है, दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए बी बटे हुए बराबर क्या दे रखा था, ए सी। तो मैं क्या करूँ, इस ए सी को अगर नीचे लेके जाऊं तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 बच जाएगा, समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले की बात करूं तो बच्चों ए डी बटे हुए ए ई है, तो मैं इस ए ई को यहाँ नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पे भी कितना बचेगा मेरे पास, ए। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो दोनों का अगर एक एक वाला भाग बराबर है राइट साइड, तो लेफ्ट वाला भाग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों बराबर हो गए, यानी देखो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गया और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर बच्चों समरूप हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। अगला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए बी सी के निर्देशांक है, तो x का मान आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी बराबर अगर क्या हो, बी सी हो। तो चलो बच्चों यहाँ पर ये तो हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो आपको ए बी बराबर बी सी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी हम क्या करें बच्चों, रूट में वैल्यू निकाल ले दोनों की, दोनों को आपको बराबर करना है। इसमें से इसको घटाओ तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी बात करें तो 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। दूसरे वाले की बात करें तो बी सी है x माइनस 1 का वर्ग प्लस 8 माइनस 3 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बात करें तो माइनस 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इधर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 5 का यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 4 का 16। इसी प्रकार इधर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और 5 का कितना हो गया, 25। तो इधर तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 41 आ गया। इधर बात करें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 26।
तो दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ गया 41, इधर का रूट भी हट जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 26 आ गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो देखो x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 26, 41 इधर आया, किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2x, इन दोनों को घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 25 तो 5 30, कितना आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। तो यहाँ पर टुकड़े कर लेते हैं बच्चों इसके, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस का 3x, बच्चों यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, x कॉमन लेके कितना आ जाएगा, x माइनस 5, 3 कॉमन लेके कितना आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 5 और x प्लस 3 बराबर 0, एक तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 5 और एक आ जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर बच्चों या तो प्लस का 5 होगा या x का मान माइनस का 3 होगा। तो दोनों क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, चलो बच्चों अगला सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगले सवाल के अंदर हमें बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 90 है कि साइन a माइनस बी का मान 1/2 है। देखो अगले सवाल में क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पहला दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। तो देखो आपको इधर साइन दिया है तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो a माइनस बी बराबर ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें साइन 30 तो साइन से साइन कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है कोस a प्लस बी बराबर 1/2, इधर कोस है तो 1/2 कोस किसका मान होता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा कोस 60 का मान हो जाएगा। किसका हो गया, कोस 60 का, कोस से कोस कट गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब विलोपन विधि लगा लो कि a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। तो b से b कट गया तो 2a बराबर का कितना हो गया, 90। तो a बराबर 90/2, a का मान कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ गया। तो हमें पता है कि a प्लस बी है वो कितना है, 60 है। तो a का मान 45 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये 45 उधर गया किसका हो जाएगा, माइनस का। तो b का मान आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, 15 डिग्री। a की वैल्यू तो 45 हो गई और b का मान कितना होगा, यहाँ पर 15 डिग्री होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो बच्चों ये आपकी जो 10.1 प्रमेय है वो आपको सिद्ध करनी है। तो चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अगर बात करें इस प्रमेय की, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची है जिसका नाम क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई हो गया, पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो माना कि वो केंद्र वाले वृत्त पर पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई, यानी पी स्पर्श बिंदु है, एक्स वाई यहाँ पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है कि ओपी एक्स वाई पर लंब है, यानी जो ओपी है वो एक्स वाई पर लंब है। इसका मतलब कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक्स पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया, हमने क्या किया, एक बिंदु और ले लिया। वो क्या ले लिया बच्चों, क्यू। फिर बोला है कि ओ क्यू को यहाँ पर आपने मिला दिया। तो एक्स वाई वृत्त की स्पर्श रेखा है, अतः वो वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है। इसका मतलब जो ओ क्यू है वो ओपी से ज्यादा होगा, तो ओपी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो क्योंकि ये पी अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, अतः ओपी बिंदु ओ के एक्स वाई अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो ओपी होगा वो एक्स वाई पर क्या होगा, लंब होगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो देखो त्रिज्या का मान तो दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्या होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवे 360। तो पाई का मान तो 22/7, आर की बात करें तो 6 × 6, थीटा का मान 60 बटेवे कितना हो जाएगा, 360। तो देखो 6 की टेबल से काट लो, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 की टेबल से 6 कट गया तो कितना आ गया, 22 × 6 बटेवे कितना हो गया, 7।
6 दूनी 12 यानी 132/7। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर होगा। अगला है निम्न बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, x और f दिया है तो आपको दोनों को गुणा करके मान निकालना है। कौन सा सूत्र लगाना है, x बार बराबर सिग्मा fx बटे वे सिग्मा f। तो चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो जो अगला सवाल है, x और f दिया है तो आप दोनों को गुणा कर दो, fx निकाल दो। 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 2 को 4 से किया तो 8, 3 को 5 से किया तो 15, 4 को 4 से किया तो 16, 5 को 2 से किया तो 10 और 6 को 2 से किया तो 12। सिग्मा fx यानी सभी को जोड़ लो, कितना आ गया 63। इन f को जोड़ लो, बारंबारता कितना आ गया 19। तो यहाँ पर x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f, यानी 63 में 19 का भाग दो, कितना आएगा 3.315, इसका आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं 1 से 8 तक, एक अंक को इंगित करता है। देखिए सभी परिणाम समप्रायिक है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी आपको यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, एक तीर दे रखा है और यहाँ पर 8 नंबर लिखे हुए हैं 1 से लगाकर 8 तक। तो कुल परिणाम की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे, यहाँ पर संख्या कितनी है 8 है, तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 8। कहाँ तक है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब पहला सवाल है, ये जो तीर का निशान है ये किसी एक नंबर पे जाकर के रुक जाएगा। तो पहला बोला है कि 8 को करेगा, यानी 8 कितनी बार आएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार ही 8 है इस नंबर के अंदर। कितने में से बच्चों, 8 में से। तो पहले का आंसर कितना होगा, 1/8। दूसरा बोला है एक विषम अंक आने की प्रायिकता। तो बच्चों विषम अंक कितनी बार है, यहाँ पर अगर बात करें तो विषम अंक कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 हो गए। कौन कौन से, 1 3 5 और 7। तो यहाँ पर परिणाम कितने हो गए, 4। तो प्रायिकता कितनी होगी, 4/8। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 होगा। तीसरा बोला है 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी बार है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है बच्चों, तो 2 से बड़ी है 3 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8 है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/8। 2 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा 3/4। चौथा सवाल है 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या कितनी है बच्चों, 8 है। तो यहाँ पर 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, 8 है, क्योंकि सारे नंबर क्या है 9 से छोटे ही हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको 8 तक गिनती लिख ली, तो 8/8। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1 हो जाएगा। बच्चों अगर आप चाहें तो इधर भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है। अगले सवाल की बात करें, अब जो भी प्रश्न है वो आपके सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 48 है। तो गुणनफल 432 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या हमने क्या मान ली, x। तो बच्चों जब भी योग हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उस संख्या का योग है उसमें से इसको माइनस कर दो। तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, यहाँ पर वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 48 बोला है उसमें से x को माइनस करो। कैसे हुआ बच्चों, अगर दोनों को जोड़ो तो आपका आना कितना चाहिए, 48। तो x से x कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 48। फिर बोला है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 432 है, यानी x और 48 माइनस x, इन दोनों को गुणा करो, किसके बराबर होगा, 432 के बराबर। अब बच्चों इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 48 को x से किया तो 48x माइनस x स्क्वायर बराबर 432। तो देखो सबसे पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 48x और इस 432 को इधर लाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बच्चों x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं हो तो माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। तो समीकरण हो गया x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 432 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे टुकड़े 36 और 12। तो x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12। बच्चों यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो दोनों चीजें किसकी होगी, माइनस की। माइनस का 12x प्लस का 432 बराबर 0। कॉमन ले लो, दो दो के जोड़े, x कॉमन लो, कितना बचेगा, x माइनस 36।
यहाँ पर बच्चों अगर हम 12 कॉमन लें तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस का 36 बराबर 0। तो पहला तो हो गया हमारे पास x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 36 भी 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 12 भी 0 के बराबर। तो x का मान एक तो 36 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। यानी x का मान अगर 12 लूं तो दूसरा 36 आ जाएगा। अगर x का मान 36 है तो बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 12 है तो दूसरी 36, पहली 36 है तो दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों 12। अगला सवाल यहाँ पर दूसरा सवाल और दिया है कि समीकरण x प्लस 1/x और 3,1/3 को हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस वाले को भी आपको हल करके बताना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखें तो आपको ये सवाल का आंसर है, आप यहाँ पर देख लें किस प्रकार से आपको हल करना था। अब दूसरे वाले सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों इसको एक बार हटा लेते हैं आंसर को, इसको यहाँ पर देखो दूसरा जो सवाल दिया है इसको आपको क्या करना है, सरल करके आंसर निकालने हैं। तो चलो हम इसको थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको समीकरण क्या दी है, x प्लस 1/x इजकल टू 3 सही 1/3 x प्लस 1/x। तो बच्चों 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 10/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को देखो एलसीएम ले लो, इधर हम एलसीएम ले लें, कितना आएगा x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 10/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करो तो 3 को तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करना है और 10 को x से, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर का 10x, तो 3x स्क्वायर इसको इधर लाया किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब बच्चों टुकड़े कर लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 को 1 से गुणा करो तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, 3x कॉमन लो कितना बच जाएगा x माइनस का 3, कुछ भी कॉमन नहीं तो a कॉमन ले लो कितना बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो पहला तो हो गया कि यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों कि 3x माइनस 1 हो गया एक तो, और एक बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर और x माइनस 3 बराबर भी 0। 3x बराबर 1 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 1/3, ये 3 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास 2 आ गए, या तो 1/3 या कितना हो जाएगा 3। अगला सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है। चलो बच्चों इसको हम बना लेते हैं। क्या क्या दिया है, a b c और d दिया है। तो देखो a b c d इनके आपको निर्देशांक भी दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर क्या कर रखा है दे रखा है। तो चलो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब है बच्चों कि इसकी जो भुजाएं होगी आमने सामने की, या चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों यहाँ पर इसकी क्या होगी बराबर होगी। क्या होगी बच्चों, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो सारे के हमें क्या करने पड़ेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, साथ ही इनके जो विकर्ण है वो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर चारों ही भुजाएं बराबर है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर वर्ग होगा। अगर इनकी सभी भुजाएं बराबर आ जाती है तो आपको बताना है कि बच्चों ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलो हम इसका जो पहला सवाल है एक बार इसको हल करने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है ऊपर वाले में कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपको क्या करना है, p का मान यहाँ पर निकालना है। तो p का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखो सबसे पहले a का मान कितना दिया है 6 और 1 दिया है, b का मान है 8 और 2 है, a b c और क्या हो जाएगा बच्चों ये d होगा, c की वैल्यू दी है हमें 9 और 4, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों p और 3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इनके विकर्ण बराबर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इनका जो मध्य बिंदु है वो निकाल लेते हैं o। अगर इनका मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे वो बराबर हो जाएंगे, दोनों के विकर्ण इधर वाले के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं AC की बात करूं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 6 प्लस 9/2, ऐसे ही हो जाएगा आपका 1 प्लस 4/2, कितना आ गया 15/2, और ये आ जाएगा 5/2, यानी 15/2 5/2। BD की बात करें तो BD में क्या हो जाएगा 8 प्लस P/2 और 3 प्लस 2/2, तो
तो ये तो बच्चों यहाँ पर हो गया हमारा 8 प्लस पी बटे हुए 2 और ये हो जाएगा 5 बटे हुए 2। तो आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो देखो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2। तो ये वाला भाग नहीं लेना जिसमें p आ रहा है, तो ये x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, यानी 15 बटे हुए जो 2 है वो किसके बराबर होगा, 8 प्लस p बटे हुए 2। 2 से 2 कट गया तो 15 बराबर 8 प्लस p, तो p का मान आ जाएगा, ये 8 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का, तो p का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर। और दूसरे वाले में बच्चों यहाँ पर आपको बोला है वर्ग के शीर्ष है, इसका मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपको बराबर करना है। साथ में इसके विकर्ण ए सी और बी डी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको केवल बच्चों दूरी का सूत्र लगाना है और सारे को आपको क्या करना है, बराबर करना है। सबसे पहले ए बी निकालोगे कितना आएगा, √34। के बाद बी सी निकाला √34, सी डी निकाला √34, डी ए निकाला √34 और विकर्ण निकालोगे ए सी और बी डी, तो वो दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चारों तो भुजाएं बराबर है और अगर इनके विकर्ण बराबर है, इसका मतलब बच्चों ये क्या है, एक वर्ग होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, वर्ग होगा। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों जो अगला हमें दिया गया है 16। तो यहाँ पर देखो कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 - 2 कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो बच्चों अब हमें इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करना है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सवाल लिख लेते हैं, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा आपको सिद्ध करना है 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको इस अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूँ, कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या कर दूं मैं यहाँ पर बच्चों वर्ग कर दूं, इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब बच्चों मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और घटा दूं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मैंने माइनस कर दिया। यानी अगर मैंने 2 जोड़ा है तो 2 को घटा दिया तो वापस कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर का थीटा साइन स्क्वायर का थीटा, 2 साइन का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन और कोस का मान कितना होता है, 1 का वर्ग कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। दूसरे वाले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला कि कोस 1 बटे हुए साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे हुए क्या हो गया, कोस ए। तो चलो बच्चों एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पे इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, आप लेफ्ट साइड ले लो, यानी LHS ले लो इसका, तो क्या जाएगा कोस ए बटे हुए 1 प्लस साइन ए, इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे हुए क्या आ जाएगा कोस ए। तो नीचे एलसीएम ले लें, कोस ए और 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कोस कोस मिलके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोस से कोस कट गया तो 1 प्लस साइन ए मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी पूरे का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, 2 साइन ए कोस ए, 2ab का मतलब 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे की बात करें तो यहाँ पर है कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर बात करें अगर मैं इसको पास में लिखूं कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या बचा आपका कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ो कितना हो गया 2 साइन ए हो गया, नीचे बच जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो ऊपर 2 में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे बच जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए।
देखो 1 प्लस साइन ए आपस में कट गया तो 2/2 कोस ए, तो बच्चों कोस ऊपर आएगा क्या बन जाएगा सेक ए। तो बच्चों ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बटन में दिए गए हैं, तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। दूसरे वाले के अंदर भी बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों दोनों को ही हम हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ पर दोनों ही सवाल अगर बात करें यहाँ पर, तो दोनों की आपको सबसे पहले CF यानी संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये दोनों दे रखा था, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता यानी CF निकालना है। कैसे निकलेगा, 4 का 4, 4 में 28 जोड़ा, 32, 32 में 42 जोड़ा, 74, 74 में 20 जोड़ा, 94, 94 में 6 जोड़ा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ लिया। अब देखो इन सभी के अगर F को सम करोगे कितना आएगा, 100। तो बच्चों 100/2 यानी कितना आ गया, 50। अब इसमें से 50 से बड़ा वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इससे ठीक पहले वाली बारंबारता CF हो जाएगी, वो कितनी हो गई, 32। ये 42 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, F का मान। निम्न सीमा यानी L का मान कितना हो जाएगा, 20। दोनों का अंतर कितने का है, 10 का। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10, और n/2 अभी हमने निकाला था 50 है। तो इस फॉर्मूले में रखना है L + n/2 CF/F × H। n/2 यानी 50 हो गया, CF का मान 32 है, F का मान 42 है, H का मान कितना है, 10 है। तो 50 में से 32 गए, 18 बच जाएंगे। ये कितने हो गए, 10/2 कितना हो गया, 42। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम काटना चाहे 3 की टेबल से, कितनी 6 की टेबल से काट लो, 6 18, 6 7 42। तो 20 + 30/7। तो आप 30 में 7 का भाग दो कितना आएगा, 4.28। तो आंसर हो जाएगा 24.28। अब देखो यहाँ पर हो गया। अगला जो सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है, तो चलो एक बार इस सवाल को देख लें। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखो 118 से 126, फिर कितना आ गया, 127, 135। तो बच्चों यहाँ पर अगर सवाल की बात करें तो हमेशा जो सीमा होती है, उच्च सीमा अगले वाले की निम्न सीमा होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 126 और 127 के बीच अंतर कितने का, 1 का। तो आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपको क्या करना है, निम्न सीमा में से तो 0.5 कम करना है, इधर आपको 0.5 जोड़ना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से कम करो तो 117.5, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, 126.5। इसमें से कम कर दो तो 126.5, और ये हो जाएगा 135.5। तो इस प्रकार से आपका जो अंतर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर भी रहेगा। और इनकी जो सीमा है बच्चों, ये आप देखो उच्च सीमा निम्न सीमा सबकी बराबर है। अब देखो संचयी बारंबारता यानी CF निकालना है। 3 में 5, 3 का पहला कॉलम आ गया, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ा 34, 34 में 5 जोड़ा 38, 38 में 2 जोड़ा 40। अब n/2 यानी 40/2 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 से बड़ा वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला है। इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इससे पहले वाला वर्ग यानी CF का मान तो हो गया 17, जो वर्ग सेलेक्ट किया है F का मान कितना हो जाएगा, 12। इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई, 144.5। अंतर की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा अंतर, अगर हम यहाँ पर अंतर देखें तो देखो 144 और 153 ले लो आप, तो कितना हो जाएगा, 6, 6 3 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 9। यानी यहाँ पर जो आपका अंतर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, H का मान 9 आएगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो बच्चों n/2 20 हो गया, ये हमारा 17 हो गया, बटे 12। दोनों को घटाया कितना आ गया, 3 × 9, 3 की टेबल से काट दो 4 बार, 9 में 4 का भाग तो कितना आएगा, 2.25। तो आंसर आ जाएगा 146.75। चलो अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बार बच्चों देख लेते हैं इसको भी। एक वृक्ष हवा से इस प्रकार टूटता है कि वह भूमि को अपने पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है। भूमि में 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहले वृक्ष कितना था और बाद में जो वृक्ष है वो टूट करके कितना गिर चुका है। तो आपको यहाँ पर बताना है टूटे वाले वृक्ष की ऊंचाई। चलो बच्चों यहाँ पर अगर हम चित्र के द्वारा ही समझे तो हमारा जो पहले पेड़ था बच्चों वो यहाँ से लगा करके यहाँ था, लेकिन ये वाला भाग जैसे ही टूटा ये पृथ्वी को छूने लग गया। तो यहाँ के बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, और हमें यहाँ पर बोला क्या गया है, तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई है यानी y का मान कितना है टूटने वाले का, उस टूटने वाले पेड़ की बतानी है। यहाँ पर बोला है
टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y दोनों को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर आपको x और y दोनों का मान निकालना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, यहाँ पर हमें tan 45 है। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ सबसे पहले, चलो बच्चों अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा तो हम यही बना लेते हैं। देखो सबसे पहले मान लो कि पेड़ ऊपर तक था। अगर यहाँ पर हम बात करें कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। ये हमारा 20 है, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। ये a b c और d है। पहले पेड़ कहाँ था, यहाँ तक था ऊपर तक, लेकिन यहाँ से टूटा, CD से टूटा तो वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। यानी इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर लंबाई क्या होगी बच्चों, उसकी पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर AC निकालना है और दूसरा आपको BC निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। यानी tan 45 बराबर लंब बटे हुए आधार। लंब कितना x है, आधार कितना हो गया 20। tan 45 का मान 1 है, x बटे हुए 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ गया। यानी हमारा जो x का मान है वो 20 है। दूसरी बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये y और 20 की बात करूं, दोनों को अगर मैं यहाँ पर लूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये कोट यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो 20 है, ये भी हमारा क्या हो गया वैसे 20 हो गया। तो कोट की बात करें, अगर कोट थीटा वाला आप सूत्र लगाओ, या तो आप कोट वाला लगा लो या कर्ण और आधार वाला लगा लो। कर्ण और आधार वाला लगाओ तो भी बच्चों यहाँ पर चलेगा। तो आप दोनों ही तरीके से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हम इसको यहाँ पर अगर मैं कोट 45 की बात करूँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कि ऊपर तो कितना आ गया 20 और नीचे कितना आ जाएगा y। इसका मान भी कितना हो गया बच्चों हमारे पास, यहाँ पर अगर हम कोट 45 बच्चों कोस 45, यहाँ पर कोस 45 होगा। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे हुए क्या होगा कर्ण। तो आपको एक तो ये लेना और एक ये लेना है। तो यहाँ पर जो आधार की बात करें वो तो 20 हो गया, कर्ण कितना हो गया यहाँ पर y हो गया। कोस 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 बटे हुए यहाँ पर बात करें √2 और 20 बटे हुए y हो गया। y का मान हो जाएगा 20√2, कितना हो जाएगा 20√2। दोनों को जोड़ दो x प्लस वाई। x का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर बात करें x का मान 20 है, इसका मान 20√2 है। 20 को मान लो कितना आ जाएगा 1 प्लस √2। कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस √2। अगर आप चाहे तो मान भी इसका निकाल सकते हैं। इसी का जो दूसरा सवाल है उसी को भी कर लेते हैं कि किसी स्तंभ की चोटी का उनतास समतल पर एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर से 100 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलो देखो कैसे चित्र बनेगा बच्चों। पहले कोण आपका कितना था 15 डिग्री था, जैसे ही हम इसके पास में गए तो आपका कोण कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री। यानी आप जैसे 100 मीटर चले ओ से एक ही तरफ, पहले कोण 15 का था बाद में कितना का हो गया 30 का हो गया। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसकी आपको क्या करना है, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपके पास यहाँ पर दो क्या दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पर दो आपके त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों का ही आपको क्या करना है यहाँ पर मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है, और जो भी ऊंचाई आएगी वो आपको निकाल देनी है। चलो बच्चों इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों अगर हम बुक के मेथड में जाएंगे, अगर यहाँ पर जो हल कर रखा है तो वैसे बच्चों ये सवाल हो नहीं पाएगा, हम अपने हिसाब से करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सवाल को किस प्रकार से इसके अंदर हल किया गया है। आप देख सकते हैं इसका आंसर किस प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है। ये जो हल की बात करें बच्चों यहाँ पर देखो इसका हल निकाल रखा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है ये किस प्रकार से निकाला है। लेकिन बच्चों ये जो सवाल है ये काफ़ी लेंथी सवाल है, चलो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर बोला गया है बच्चों, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जो इसका एक्चुअल तरीका वो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा 15 डिग्री है, जैसे ही वो क्या करता है यहाँ से 100 मीटर चलता है, यानी 100 मीटर चलता है तो बच्चों वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो कोण कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो ABCD ये हमें नहीं पता है, इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली यहाँ पर x मान ली, और इसको हमने मान लिया h। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज ले लें कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan 30 बराबर लंब तो हो गया h और ये क्या हो गया x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 h और x। तो x का मान कितना आ जाएगा h√3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा त्रिभुज की बात करें तो अगर हम दूसरा त्रिभुज ले, त्रिभुज
बी डी में। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 है तो क्या हो जाएगा 10 15 बराबर, इधर बात करें तो लंब आधार कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। अब बच्चों 10 15 है, अब हमें नहीं पता है कि 10 15 का मान क्या होता है, चलो कैसे निकलता है ये भी दिखा दे। बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस का 10b 1 प्लस 10a 10b। बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान लिया कि हमने इसको क्या लिख दिया 45 माइनस 30 डिग्री रख दिया, तो हमें पता है कि 10 45 माइनस 10 30, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस 10 45 और 10 कितना हो जाएगा 30। 10 45 का मान 1 होता है, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/√3। ये 1 प्लस 1 इंटू 1/, कितना हो गया √3। तो यहाँ पर देखो 1/1 1/√3, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 प्लस 1/√3, यहाँ पे भी 1 लिख दो तो कितना आएगा एलसीएम के √3 माइनस 1/√3, नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कट गया तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। यानी यहाँ पर अगर बात करें 10 15 को आप क्या ले सकते हो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बराबर h/100 प्लस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं कि √3 माइनस 1 है, वज्र गुणा कर लो, इसको करेंगे 100 प्लस x से गुणा। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू भी दे रखी है x की, हम एक बार इस वैल्यू को भी रख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखा है इसके अंदर आप क्या करो वैल्यू भी रख लो इसकी। यहाँ पर जो x है, x का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर देखो √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर h/100 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 100 प्लस इसका मान कितना है h√3 आ गया। वज्र गुणा करो तो √3 माइनस 1 इसको गुणा करना है 100 प्लस h√3 से। h किससे गुणा होगा √3 प्लस 1 से। अब गुणा कर लेते हैं अंदर, सबसे पहले √3 को पूरे से गुणा करना कितना आ जाएगा 100 √3, फिर √3 को इससे गुणा करें तो h 3 3 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद 1 को इससे गुणा करना तो -100 और माइनस का h√3, इधर गुणा करो तो h√3 प्लस का क्या हो गया h। अब सभी को एक तरफ ले आओ तो 100 √3, ये हमारा 3h माइनस 100 माइनस h√3, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका माइनस का बराबर 0। तो 100 √3 प्लस ये 3 में से 1h गया, कितना बचेगा 2h, और यहाँ पर बात करें 100 का 100, इसमें से ये दोनों माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा h 2√3 आ जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले h वाली वैल्यू अलग लिख दो, बाकी अलग लिख दो। तो सबसे पहले मैं लिखूँ इसको कि 3h प्लस का, यहाँ पर बात करें बच्चों 3 नहीं है, यहाँ पर 2 ही बचा हमारे पास, तो 2h बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2√3h। तो यहाँ पर देखो जो जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है कि 2h माइनस h 2√3, फिर आ जाएगा माइनस का 100 प्लस आ जाएगा हमारा कितना है 100 √3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, 2h दोनों तरफ है, 2h कॉमन आ गया, कितना बचेगा 1 माइनस √3, यहाँ पर 100 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 माइनस √3 बराबर 0। तो 1 माइनस √3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 2h माइनस का 100 बराबर 0। इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर h है ही नहीं, इसको छोड़ दो, तो ये 2h माइनस का 100 बराबर 0 है, तो 2h बराबर कितना हो गया 100, तो h का मान आ जाएगा 100/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 50 मीटर। तो हमारी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बच्चों 50 मीटर होगी। अगला सवाल है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी एक बेलन है उसके ऊपर क्या लगा रखा है हमने एक शंकु लगा रखा है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई व्यास आपको दे रखे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए अगर तंबे का कैनवास को नहीं ढका जाता है। तो चलो बच्चों हम एक बार इसको बुक के जो सवाल हल कर रखा उसी के बेस पे करते हैं। सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका एक बेलन था जिसके ऊपर क्या बना रखा, आपने एक शंकु रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस शंकु की जो ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान 2.8 दे रखा था, साथ ही यहाँ पर देखो पूरा व्यास दे रखा है वो कितना है 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें
तो इस पूरे की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है 2.1 मीटर। तिर्यक ऊंचाई की बात करें वो कितनी दी है 2.8 मीटर। तो आपको इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो एक बेलन है, तो बेलन का क्या निकल जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, उसका भी क्या निकालोगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πrh और क्या निकल जाएगा बच्चों यहाँ पर दोनों का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा πrl। तो देखो पाई दोनों का क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर जो r का मान है, दोनों की त्रिज्या तो एक समान है, तो आपको क्या करना है r की जगह r ही रखना है। तो पाई और r दोनों में कॉमन आ गया, तो 2h प्लस l हो गया। तो r का मान कितना है यहाँ पर 2 है, h का मान कितना है 2.1, l का मान कितना है 2.8। चलो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो चलो बच्चों मैं यहाँ पर आपको हल करके बता देता हूँ। यही कर लेते हैं हम, इस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखो l का मान कितना दिया है हमें, वो दिया है यहाँ पर l का मान 2.8। कितनी दी है, उसकी ऊंचाई 2.8 दी है। ऊंचाई कितनी दी है इसकी 2.1 दी है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 2 मीटर आ गया। कितना आ गया 2 मीटर आ गया। अब आपको सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या होता है 2πrh, इसका क्या हो जाएगा πrl। तो पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा 2h प्लस का l हो जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ गया 2 इंटू h की बात करें यहाँ पर तो h का मान हमें कितना दिया है 2.1 दिया है। l का मान कितना है हमारे पास 2.8 है। तो देखो 22/7 इंटू 2.1 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 4.2 प्लस का 2.8 हो गया। तो 22/7 इंटू 2, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 7, 7 से 7 करिए कितना आ गया बच्चों 44 मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। और हमें पैसे बता रखे हैं यहाँ पर कि 1 मीटर किसके बराबर है 500 रुपए के बराबर है। तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी दी है, वो हमें यहाँ पर दी है 500 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर है आगे 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है 500 है, इसको आपको 44 से गुणा करना, कितना आ जाएगा 22,000 रुपये। कितने हो जाएंगे बच्चों 22,000। अगला है एक ठोस गोला अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई त्रिज्या के क्या है इसके बराबर है। तो आपको पाई के रूप में इसका आंसर निकालना है। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, बुक का सवाल है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले एक आपको शंकु दे रखा है, उसके ऊपर देखो यहाँ पर बोला है ये जो त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि नीचे अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 1। पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालने को बोला है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो यहाँ पर देखो 1/3, इसमें भी 1/3, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, r² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या हो जाएगा देखो 1/3 πr² निकल गया, तो यहाँ पर तो बच गया h, इसमें देखो 2 बच गया एक तो, और क्या बच गया r बच गया। तो वैल्यू रख दो, पाई के रूप में चाहिए तो पाई की जगह पाई, r का मान 1 है और h का मान भी यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, सब वैल्यू 1 1 दे रखी है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 रे कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो यहाँ पर पूरा 3 से 3 कट जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1/3 पाई इंटू 1 इंटू कितना हो गया 3। अब यहाँ पर बात करें 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो आज का अगला सवाल है आपका अंतिम सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर 75 पत्तियों की लंबाइयां दे रखी है, तो आपको यहाँ क्या करना है बहुलक निकालना है। दूसरा आपको यहाँ पर जो बटन दे रखा है इसका क्या निकालना है माध्य। तो बहुलक का मतलब सबसे बड़ा मान क्या है यहाँ पर 22 है, तो ये तो F1 हो गया, ये F0, ये आपका क्या हो जाएगा F2 हो गया। अगर यहाँ पर बात करें L का मान, जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा कितनी है 31 है। H का मतलब दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पर 8 का अंतर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले F1 की वैल्यू 22 दी है, F0 का मान 12 है, F2 का मान 17 है, L का मान कितना है 31 है और H का मान कितना है हमारे पास 8 है। तो बहुलक का सूत्र क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों H आ गया। L का मान 31 है,
F1 की वैल्यू 22 माइनस 12, 2 इंटू 22 माइनस 12 माइनस F2 की वैल्यू कितनी होगी 17 इंटू H बराबर 8 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं 31 प्लस 22 में से 12 गया, कितना बचेगा 10, ये कितना हो गया 44 माइनस 17 और इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 29 इंटू 8 आ गया। 31 प्लस 10 बटे हुए, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 15 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो। देखो यहाँ पर अगर हम काट कटे 5 दूनी 10 5 या 15, तो 31 प्लस 16 बटे हुए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 31 प्लस भाग दो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 33, ये हो जाएगा 36.33। तो हमारा जो बच्चों यहाँ पर बहुलक का आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैल्यू निकालनी थी। दूसरा सवाल है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो दूसरा है यहाँ पर कि बारंबारता बटन का माध्य 7.5 है, तो आपको पी का मान बताना है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं सवाल को। आपको एफ का मान हमें यहाँ पर दिया गया था और एक्स का मान दिया है, दोनों को गुणा करो, एफ एक्स निकाल लो, क्योंकि एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, यानी सबसे पहले एफ एक्स निकालो, इन दोनों को गुणा करो तो क्या आ जाएगा 3 छंग 18, 5 को 4 से किया तो 40, 15 को 7 से किया तो 105, 9 को पी से किया तो 9 पी, 11 को 8 से किया तो 88, 13 को 4 से किया तो 52। तो बच्चों ये जो बिना पी वाली संख्या इनको अलग जोड़ लो, कितना आ गया 303, पी को अलग लिख लो तो कितना आ जाएगा 9 पी। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना मिला कि 303 प्लस का कितना आ गया 9 पी। और हमें इस यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, इसका जो माध्य है वो 7.5 दिया है। तो सूत्र क्या होता है कि सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, एक्स बार 7.5 है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 303 प्लस का 9 पी बटे हुए कितना आ गया हमारे पास जो सिग्मा। यहाँ पर बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो बिना पी वाली संख्या इन सभी को जोड़ा कितना आया 41, और पी को और जोड़ दो तो कितना आ गया 41 प्लस पी हो गया, 41 प्लस पी हो गया। अब वज्र गुणा कर लो तो 7.5 है, इसको आपको 41 प्लस पी से गुणा करना है, 303 प्लस का क्या आ जाएगा 9 पी, इसको इससे गुणा करो 41 से, कितना आएगा 307.5, फिर कितना आ जाएगा 7.5 पी, 303 प्लस का 9 पी। अब इसको उधर ले जाओ, 307.5 माइनस का 303, 9 पी है, इधर 7.5 को इधर ले आओ, तो देखो इनमें से इसको अगर घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.5। इधर की बात करें तो इधर आएगा 1.5 पी। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 4.5 है, उसमें आपको क्या करना है 1.5 का भाग देना है, बराबर पी है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 के टेबल से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो पी का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 5 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।